कनाडा एक ऐसा देश जहाँ पे वर्ल्ड के हर एक कंट्री से लोग आते हैं। सही मायनों में यही है कल्चरल हब। इंडिया से भी बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे है अच्छा लाइफस्टाइल, वर्क कल्चर भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और उसके साथ गवर्नमेंट से भी चाइल्ड केयर बेनिफिट्स मिलता है यहाँ पे। सपोज मान लीजिए आप लोग यहाँ पे आके सेटल होने की सोच रहे हैं और अपना फैमिली एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं, तो बाद में जाके आपके चाइल्ड को गवर्नमेंट से बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि आपके चाइल्ड को यहाँ पे कैनेडियन सिटीजनशिप मिल जाता है। चाइल्ड केयर बेनिफिट्स के अलावा यहाँ पे एजुकेशन भी 12th तक फ्री है। यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस के चलते डॉक्टर चेकअप भी फ्री रहता है। यहाँ पे सब कोई प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करके चलते हैं। रोड्स भी एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहता है, और पॉल्यूशन भी यहाँ पे बाकी कंट्री से बहुत कम है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कनाडा सुन के सबके मन में एक ही ख्याल आता होगा, वाह क्या बढ़िया जगह है, वहाँ तो लाइफ एकदम मस्त होगा। लेकिन सच्चाई क्या वैसा ही है? तो आज उसी को लेके बात करेंगे। मैं हर पॉइंट्स डिस्कस करूँगा इस ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू आवर चैनल द ब्लूमिंग कैनवस। मैं मोस्टली ब्लॉग बंगाली में करता हूँ, लेकिन आज का ब्लॉग स्पेशली मैं हिंदी में करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है विजिटर वीज़ा, या कोई भी वीज़ा जो कनाडा आना चाहता है। विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा या फिर पीआर, सबके लिए प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया है। स्पेशली इंडिया और कनाडा में जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बाद सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया है। स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा के लिए कनाडा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट अभी नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स पे रोक लगाना चाहता है, यानी कि वो नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो लोग कनाडा में हैं, विजिटर वीज़ा अप्लाई करके अपने दोस्त या अपने परिवार पे किसी भी मेंबर को कनाडा में लाना चाहता है, उनको ये मालूम है कि विजिटर वीज़ा का अभी कोई गारंटी नहीं है। मतलब पहले चांस में आपको अप्रूवल मिल जाए फ्रॉम कनाडा इमिग्रेशन, इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका प्रोफाइल रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन अभी हर एक प्रोफाइल बहुत अच्छे से स्क्रूटनी कर रहे हैं। अगर उनको आपका प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो अगर सेटिस्फैक्ट्री ना लगे, तो आपका प्रोफाइल रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना होगा, या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर या इमिग्रेशन कॉन्सल्टेंट के पास जाना होगा, जिसके लिए अलग से पैसा लगता है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, वो है जॉब मार्केट। हर महीने इंडिया से बहुत लोग कनाडा आते हैं ये सोच के कि कनाडा में मुझे जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप गलत फहमी में हो। कनाडा में जॉब मार्केट अभी पहले जैसा नहीं है। अभी यहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब आने के 1 या 2 महीने में या फिर 6 महीने में मिल जाएगा। आपको शायद 1 या 2 साल भी लग सकता है। आईटी सेक्टर में रिसेशन के चलते अभी बहुत ज़्यादा ले ऑफ चल रहा है, तो जॉब ढूंढना और अच्छा जॉब मिलना भी आसान नहीं है। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेजरली आते हैं यहाँ पे कनाडा पे अच्छे जॉब के लिए। तो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ वो लोग कॉफ़ी शॉप या ग्रोसरी शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, क्योंकि उन लोगों को कॉलेज फीस और हर दिन का खर्चा पानी भी चलाना पड़ता है। और इसीलिए कनाडा गवर्नमेंट अभी, जो मैं पहले बता रहा था, नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स पे रोक लगा दी है, क्योंकि अभी यहाँ पे नंबर ऑफ़ जॉब्स कम है और रिसोर्सेज ज़्यादा है। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है हाउसिंग, यानी कि घर। कनाडा में आने के बाद आपको जॉब के साथ घर भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि कोविड के बाद कनाडा में हाउसिंग रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो कनाडा में आपको अपार्टमेंट्स मिल जाएगा, कॉन्डो या एयरबीएनबी मिल सकता है। अगर आप लोग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हो तो पहले से चेक कर लेना कहाँ पे कैसा प्राइस है, क्योंकि अगर शेयरिंग पे रहते हो तो फिर भी ठीक है। अगर 2-3 लोग साथ में रहते हो तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर खर्चा रेंट पे ही चला जा सकता है, सेविंग्स कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ बता दूँ, अपार्टमेंट्स और एयरबीएनबी में फिर भी रेंट थोड़ा कम पड़ सकता है, लेकिन कॉन्डोज़ बहुत महंगा है। और कॉन्डोज़ के ओनर रेंट देने से पहले आपसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं, जैसे कि सैलरी स्लिप, आईडी प्रूफ और 2-3 महीने का एडवांस भी वो मांग सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। जब घर की बात हो ही रही है, तो घर में जब आप रहते हो तो आपको जानना ज़रूरी है घर में और क्या क्या रह सकता है आपके साथ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है बेड बग्स, जो कि खटमल है। प्रॉब्लम ये होता है कि कॉन्डोज या अपार्टमेंट्स अब अगर आप पुराना लेते हो
तो वहाँ पे बहुत पहले आपको साफ़ सफाई देख लेना चाहिए, सब कुछ साफ़ सुथरा है कि नहीं, क्योंकि अगर बेड बग्स है तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप लोग गूगल करके देख सकते हो बेड बग्स का क्या हो सकता है। मेनली है बेड बग्स अगर रहे तो रूम में, तो एक तो है स्किन में रैशेस आएगा ही आएगा, जो कि अनकंफर्टेबल हो सकता है। अब बहुत लोगों को बेड बग्स से एलर्जी भी हो सकता है, बहुत लोगों को नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा है कि बेड बग्स के कारण स्किन में प्रॉब्लम आ सकता है। उसके कारण आपको डॉक्टर के पास भी आ सकता है अगर वो ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ पे कि बेड बग्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है जो है कनाडा का वेदर। तो अप्रैल एंड से अक्टूबर तक कनाडा का वेदर बहुत अच्छा रहता है, जो कि बहुत प्लेजेंट है। उसके बाद ही शुरू होता है विंटर, जो रहता है मार्च या अप्रैल एंड तक। और ये तो बहुत सीधी सी बात है, आपको घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे वो ग्रॉसरीज लेने हो या फिर कोई पर्सनल रीज़न के कारण। और जब आप घर के बाहर निकलोगे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो टेम्परेचर इतना कम रहेगा, उसके ऊपर से स्नोफॉल, जिसके लिए कनाडा जाना जाता है। आप घर के बाहर निकलोगे तो आप देखोगे रास्ते पे गाड़ी सब जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़, हर कुछ बर्फ़ पे जम जाता है। और अगर आपके पास खुद का गाड़ी ना हो तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, क्योंकि उबेर का ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही चार्जेस लेता है। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कनाडा का मेडिकल फैसिलिटी। ये एक ऐसा कारण है जिसके लिए कनाडा से बहुत लोग कनाडा में रहने के बाद भी, मतलब 2-3 साल कनाडा पे रह चुके हैं, उसके बाद भी इंडिया वापस चले जाते हैं। इंडियन दवाइयाँ जो हम लोग इंडिया पे लेते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो एक आप काम कर सकते हो, जो कि बहुत लोग करते हैं, जब इंडिया से वो लोग कनाडा आते हैं तो साथ में वो इंडियन दवाइयाँ, वो फीवर के लिए हो या गैस्ट्रिक पेन के लिए हो या फिर किसी दूसरी कारण के लिए हो, वो अपने साथ लेके आते हैं। और एक बात, यहाँ पे आपको कोई भी एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। इंडिया जैसा फास्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं है अगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आपको हो तो फैमिली डॉक्टर जो यहाँ पे कहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट के लिए हफ्ते महीनों तक आपको वेट करना पड़ता है। इंडिया में हम लोग छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करके बहुत कुछ पूछते हैं। यहाँ पे सिचुएशन वैसा नहीं है। ऊपर से जब तक आपका केस डॉक्टर को क्रिटिकल ना लगे वो पेशेंट को एडमिट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस का बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेज है और उसी की वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट का हालत ऐसा है। जबकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी सब कुछ बहुत ज़्यादा ही एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी जब कोई क्रिटिकल केसेस या कोई इमरजेंसी केसेस आता है तभी डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल में आपको एडमिट किया जाता है। लेकिन आपको अगर केस इमरजेंसी या क्रिटिकल तक ना पहुँचे या डॉक्टर को वो क्रिटिकल ना लगे, वो आपको एडमिट ही नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट है फ़्लाइट के खर्चे। इंडिया से कनाडा, जैसे कि आप सबको पता है, बहुत दूर है। इंडिया और यहाँ नॉर्थ अमेरिका, बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा। इंडिया से कनाडा आने में अगर मैं सबसे मिनिमम बोलूँ तो 18-20 घंटा लग जाता है फ़्लाइट में। और अगर आप फ़्लाइट्स कम से कम 5-6 महीने पहले बुक करके ना रखो तो फ़्लाइट फेयर और भी बढ़ जाता है। सबसे ऑप्टिमल में अगर केस पकड़ूँ एक जन का, तो फ़्लाइट बुक करने में, आने इंडिया जाने में और इंडिया से कनाडा वापस आने में 1,30,000 के आसपास लग जाता है एक जन के लिए। और सबसे दिक्कत वाली चीज़ें आता है जब फैमिली इमरजेंसी केसेस आता है, क्योंकि उन सब सिनेरियो के लिए आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर नहीं रह सकते हो। तो उन सब चीज़ों में आपको एक दिन पहले ही फ़्लाइट बुक करना पड़ता है। तो एक दिन पहले का मैं अगर फ़्लाइट का फेयर आपको बताऊं तो मिनिमम 80 से 90 हज़ार लग जाता है कनाडा से इंडिया जाने में। तो ये था कनाडा का कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो बाहर से दिखता है वैसा होता नहीं है। तो कनाडा का ये कुछ सच्चाई है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ इस वीडियो में। तो आज के लिए ब्लॉग यहाँ तक ही है। आई होप्स आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए कैसा है, और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा है तो मुझे बताइएगा नेक्स्ट ब्लॉग में और आप क्या क्या जानना चाहते हैं कनाडा के बारे में। तो वो मैं कोशिश करूँगा, जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। टाटा बाय। जिन लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।